Hello students, let's start part 4 of the chapter Working of Institutions. In this part, we'll discuss about the powers of Prime Minister of India. You know that power of Prime Minister is very important topic in this chapter. Prime Minister is the most powerful incumbent in India. It means almost all the powers are exercised by the Prime Minister on the name of the government because he is the head of the government. Prime Minister is the leader of majority party in Lok Sabha. Leader of majority party in Lok Sabha. The party which gets 272 or more 272 seats in the Lok Sabha, that party makes the government, and the leader of that party is being appointed by the President of India as Prime Minister. According to Article 75 of the Constitution, Prime Minister will be appointed by the President of India, who will be the leader of majority party in the Lok Sabha. So it means you have to understand कि आर्टिकल 75 को आपको याद रखना है कि आर्टिकल 75 के अकॉर्डिंग प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. अब देखते हैं पावर्स कौन कौन सी होती हैं. व्हाट आर द पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर. सबसे पहले द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट. ये दो चीजें आपको याद रखनी है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, हेड ऑफ द स्टेट. Head of the government, Prime Minister is the head of the government because he is the leader of the majority party in Lok Sabha और लोक सभा से ही सरकार चलती है. एंड हेड ऑफ द स्टेट, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ द स्टेट. ये हम आगे पढ़ेंगे इसके बाद में. तो सबसे पहला यही हो गया कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट, सो इट इज द मोस्ट पावरफुल पोस्ट इन इंडिया. सेकेंड, हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हेड होता है, राइट. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होता है, इसमें तीन टाइप के मिनिस्टर्स होते हैं. कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, इसके बाद मिनिस्टर्स ऑफ इंडिपेंडेंट चार्ज, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, और तीसरा होता है मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट. तो इन तीनों में सबसे पावरफुल होता है कैबिनेट, जिसको आप हिंदी में मंत्रिमंडल बोलते हैं. तो कैबिनेट के जो हेड होता है, कैबिनेट का जो हेड होता है वो कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है. सो इन दिस वे ही इज द हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि ही डिस्ट्रीब्यूट्स द डिपार्टमेंट्स अमंग द मिनिस्टर्स. मिनिस्टर्स को डिपार्टमेंट्स देना, डिस्ट्रीब्यूशन और रीडिस्ट्रीब्यूशन, ये काम भी प्राइम मिनिस्टर का ही है. और कोई भी मंत्री तब तक मिनिस्टर रह सकता है जब तक कि प्राइम मिनिस्टर चाहे. तो इसका मतलब है कि मिनिस्टर्स आर ओनली ऑन द रिकमेंडेशन, ऑन द बेसिस ऑफ द विश ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, दे कैन बी इन द ऑफिस. इसके बाद चलते हैं आगे. He chairs cabinet meetings, all the meetings of cabinet. Cabinet क्या होता है, मंत्रिमंडल होता है. कैबिनेट में मोस्ट पावरफुल मिनिस्टर्स आर देयर इन कैबिनेट. और कैबिनेट जो डिसीजन लेता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है. और जो मेजर डिसीजंस होते हैं अबाउट द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, वो कौन लेता है, कैबिनेट ही लेता है. तो कैबिनेट का हेड कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है. एंड ही चेयर्स ऑल द मीटिंग्स ऑफ कैबिनेट. तो कैबिनेट की मीटिंग्स जो होती हैं उनका वो हेड होता है, या फिर हम कहते हैं प्रेजाइडिंग या चेयरमैन होता है. इसके बाद आते हैं आगे, नेक्स्ट पावर. ऑल द मिनिस्टर्स वर्क अंडर हिज लीडरशिप. सभी जो मंत्री होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप में काम करते हैं. इट मींस दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द प्राइम मिनिस्टर, एंड द प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ ऑल द मिनिस्टर्स. यानी कि सभी मिनिस्टर्स को, जैसे हमने डिस्कस किया इसमें हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में, कि ही डिस्ट्रीब्यूट्स और रीडिस्ट्रीब्यूट्स द मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स अमंग द मिनिस्टर्स एंड द लीडर्स. तो इस तरह से वो उसकी लीडरशिप में काम करते हैं. और प्राइम मिनिस्टर की जो पॉलिसी होती है वो सभी मिनिस्टर्स की पॉलिसी होती है. जो उसका डिसीजन होता है वो सभी मिनिस्टर्स का डिसीजन कंबाइंडली माना जाता है. नेक्स्ट वन इज ही एक्सरसाइजेस द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. आप ये देखेंगे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अगर हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में, इफ वी सी द पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो ही और शी विल बी मींस अपीयर मोस्ट पावरफुल पर्सन इन इंडिया. लेकिन रियल पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर यूज्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. यानी कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो प्रेसिडेंट की पावर्स का यूज करता है इनडायरेक्टली. क्लियर. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे अगर अपॉइंटमेंट का देखेंगे कि अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लेकिन अपॉइंट किसको कर सकता है, जो मेजोरिटी पार्टी का लीडर होता है उसको अपॉइंट करता है, अपनी मर्जी से तो नहीं कर सकता. इसी तरह से आप दूसरी पावर्स को देखेंगे, इमरजेंसी पावर्स. अगर आप देखें प्रेसिडेंट की इमरजेंसी पावर, आर्टिकल
352, 356 और 360। ये इमरजेंसी प्रेसिडेंट तभी इंपोज करता है या तभी इंप्लीमेंट करता है कंट्री में जब प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट उसको रिटर्न एडवाइस देते हैं। इसका मतलब है कि प्राइम मिनिस्टर ही प्रेसिडेंट की जो रियल पावर्स है उनका यूज करता है। इसके बाद चलते हैं, ही वर्क्स एज अ लिंक बिटवीन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड ऑल द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, स्पेशली द मेंबर्स ऑफ लोकसभा। ये इनके बीच में लिंक का काम करता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट इसकी पावर है। इसके बाद आते हैं, ही वर्क्स एज द एडवाइजर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को एडवाइस करता है, पार्लियामेंट के सेशन बुलाने के लिए प्रेसिडेंट को एडवाइस करता है। और इसी तरह से डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, लोकसभा को जब भी भंग करना होता है, डिसोल्व करना होता है, तब भी प्राइम मिनिस्टर ही प्रेसिडेंट को एडवाइस करता है। तो इस केस में क्या होता है कि अगर प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर देता है तो उस केस में प्रेसिडेंट लोकसभा को डिसोल्व कर देता है। और इसके अलावा जब टेन्यूर पूरा हो जाता है लोकसभा का, तो उस टाइम भी प्राइम मिनिस्टर ही प्रेसिडेंट को एडवाइस करता है, तब प्रेसिडेंट जो है वो लोकसभा को डिसोल्व करता है। सो इन दिस वे यू कैन सी दैट ए प्राइम मिनिस्टर इज वेरी पावरफुल पर्सन इन इंडिया। लेकिन एक कंडीशन हम इसके साथ में लेते हैं, दिस इज द सेपरेट टॉपिक, कोalition गवर्नमेंट। कोalition गवर्नमेंट ये क्या होती है? कोalition गवर्नमेंट होती है द गवर्नमेंट विच इज फॉर्म्ड बाय 2 और मोर पार्टीज कंबाइंडली, राइट। जैसे लोकसभा में सरकार बनाने के लिए कम से कम 272 सीटों की जरूरत होती है किसी भी पार्टी द्वारा। अगर इफ एनी पार्टी गेट्स 272 और मोर सीट्स देन कैन मेक द गवर्नमेंट। लेकिन अगर किसी भी पार्टी के 272 सीट नहीं आते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, कुछ पार्टीज मिलकर ये मेजोरिटी जो डिजिट होती है ये क्या करते हैं, सिक्योर कर लेते हैं और फिर उसके बाद वो मिलकर सरकार चलाते हैं। तो उसे हम कहते हैं कोalition गवर्नमेंट। तो कोalition गवर्नमेंट में जो प्राइम मिनिस्टर की जो कंडीशन है या पोजीशन है वो थोड़ी चेंज हो जाती है। व्हाई? बिकॉज द प्राइम मिनिस्टर हैज टू टेक ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज इन द कोalition गवर्नमेंट टुगेदर। ठीक है, उन सभी पार्टीज के विशेष या उनकी नीड्स या डिमांड्स का उसको ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए वो सारे के सारे डिसीजंस यूनिलैटरली अपनी मर्जी से अपनी पार्टी की पॉलिसीज के अकॉर्डिंग नहीं ले सकता है, क्योंकि उसको दूसरे पार्टीज को साथ लेके चलना है जो सरकार में उसको सपोर्ट कर रही है। तो कोalition गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर की जो कंडीशन होती है वो थोड़ी सी वीक हो जाती है। गेटिंग माय पॉइंट? फॉर एग्जांपल 2004 से लेके और 2009 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो उस टाइम भी बहुत सारे ऐसे डिसीजंस थे जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया या सीपीएम के प्रेशर के वजह से कांग्रेस नहीं ले पाई थी, या ले पाई तो उस तरीके से नहीं ले पाई जैसे वो लेना चाहते थे। तो इस तरह से प्राइम मिनिस्टर की जो कंडीशन है वो थोड़ी सी वीक हो जाती है इन केस ऑफ कोalition गवर्नमेंट, राइट। आई होप दैट यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक। आगे चलते हैं, द पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। द नेक्स्ट टॉपिक इज the President of India. According to Article 52, there will be the President of India who will be head of the state. तो इसलिए आपको याद रखना है हेड ऑफ स्टेट कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और आर्टिकल 52 के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पोस्ट का जिक्र है कॉन्स्टिट्यूशन में। इसके बाद आगे की आर्टिकल्स भी प्रेसिडेंट से रिलेटेड है जो मैंने यहाँ पे लिखी हैं, और आपको एक एक करके इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आर्टिकल 252 आपको समझ में आ गया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 54, इट इज कंसर्न अबाउट द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इलेक्शन कैसे होता है और इलेक्शंस में कौन सा मेथड यूज होता है और कौन इलेक्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो इलेक्शन जो होता है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, वो 5 साल के लिए होता है सबसे पहले। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। 5 साल के बाद इलेक्शन होता है, और इलेक्शन में जो वोटिंग करते हैं उन लोगों को क्या कहते हैं? इलेक्टोरल कॉलेज। जो पार्टिसिपेट करते हैं वोटिंग में उन लोगों के ग्रुप को इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं। इसमें कौन कौन आते हैं? लिसन केयरफुली। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। ये लोग क्या करते हैं? इलेक्टोरल कॉलेज होते हैं, और ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में वोट डालते हैं। इलेक्टेड मेंबर्स का मतलब हो गया पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के, लोकसभा एंड राज्यसभा, दोनों हाउसेस के जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर लोकसभा में 545 मेंबर्स हैं
तो इसमें से 2 मेंबर जो है ना वो माइनस हो जाएंगे, क्योंकि 2 मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, दे आर नॉट इलेक्टेड पीपल, राइट। इसी तरह से राज्यसभा में जितने भी मेंबर हैं, जैसे 245 है तो 12 आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो इस तरह से 12 माइनस हो जाएगा। ओनली द इलेक्टेड पीपल, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इन द बोथ द हाउसेज कैन वोट इन द प्रेजेंट इलेक्शन, राइट। इसी तरह से स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज यानी कि राज्य की जो विधानसभाएं हैं उनमें, और इसमें राज्यों की विधानसभा और 2 यूटीज, कौन कौन सी, दिल्ली एंड पुडुचेरी। यू हैव टू रिमेंबर डियर स्टूडेंट्स, दिल्ली एंड पुडुचेरी में ये सिर्फ 2 ही ऐसी यूनियन टेरिटरीज हैं इंडिया में जहां पे विधानसभा है, या हम कह सकते हैं कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इज देयर ओनली इन 2 यूनियन टेरिटरीज, दिल्ली एंड पुडुचेरी। तो उसके मेंबर भी इसमें वोटिंग करते हैं इलेक्शन में। और इसके लिए मेथड कौन सा यूज होता है, इसमें ट्रांसफरेबल रिप्रेजेंटेटिव जो थ्योरी होती है उसके अकॉर्डिंग इलेक्शन होते हैं, और जो वोटिंग सिस्टम होता है वो सिंगल ट्रांसफरेबल मेथड होता है वोटिंग सिस्टम का, सीक्रेट बैलेटिंग इसमें यूज होता है, ठीक है। तो प्रोपोर्शनल, इसमें रिप्रेजेंटेटिव प्रोपोर्शनल मेथड हो गया, और साथ में सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम हो गया, और सीक्रेट बैलेटिंग से राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है, और इलेक्शन के बारे में आर्टिकल 54 में मिलता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके लिए एक फिक्स्ड कोटा भी होता है, जो हम सेपरेट इलेक्शन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन के बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको पूरा डिटेल से इसके बारे में बताएंगे, लेकिन इसमें हम इतना डिटेल से नहीं बता पाएंगे बिकॉज द टॉपिक्स आर लेफ्ट इन दिस चैप्टर। तो ये आर्टिकल 56 में चलते हैं, टर्म ऑफ ऑफिस, ठीक है। टर्म ऑफ ऑफिस का मतलब होता है कि राष्ट्रपति कितने दिन तक के लिए चुना जाता है। इट इज जनरली इट्स टेन्योर इज 5 इयर्स फॉर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 5 साल के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चुने जाते हैं, लेकिन 5 साल से पहले भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हटाया जा सकता है। देयर इज अ प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट दैट इज नोन एज प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट, आर्टिकल अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 61 इसमें एक प्रोसेस होता है इम्पीचमेंट प्रोसीजर इसको बोलते हैं। इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग ही प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है, अदरवाइज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को उसकी पोस्ट से हटाने का कोई दूसरा तरीका नहीं है। इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 61, इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाय द प्रेसिडेंट, देन द प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट विल बी हेल्ड बाय द पार्लियामेंट, ओनली बाय द पार्लियामेंट। इसमें इलेक्शन में तो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के साथ में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर भी हैं, लेकिन प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। ये सिर्फ पार्लियामेंट को पास करना है। इम्पीचमेंट प्रोसीजर जो है वो पार्लियामेंट में पास होता है, ठीक है, और ये 2/3 मेजोरिटी से पास होना चाहिए। 2/3 मेजोरिटी, राइट, 2/3 मेजोरिटी बाय बोथ द हाउसेज, दोनों हाउसेज में 2/3 मेजोरिटी से पास होना चाहिए, और उसके बाद में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हटाया जा सकता है। हालांकि आज तक इंडिया में किसी भी प्रेसिडेंट को इस प्रोसीजर के द्वारा नहीं हटाया जा चुका है, राइट। सो दिस वाज द इम्पीचमेंट प्रोसीजर, आपको याद रखना है। आर्टिकल 58 इसमें जो है क्वालिफिकेशन के बारे में दे रखा है, व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस फॉर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर फाइटिंग इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इसमें आप बता सकते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या होना चाहिए, इंडिया का सिटीजन हो, सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, ही शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, ही और शी शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। इसके अलावा उसकी एज, मिनिमम एज जो है वो 35 ईयर्स होनी चाहिए, 35 ईयर्स जो है इसके लिए मिनिमम एज है। किसी गवर्नमेंट या पब्लिक या स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, किसी भी गवर्नमेंटल पोस्ट पे उसको नहीं होना चाहिए, और ना ही किसी प्रॉफिट के पोस्ट पे उसको होना चाहिए। तो इसलिए ऐसा जो पर्सन है वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन फाइट कर सकता है, क्वालिफिकेशन है। जनरली उसके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल केस नहीं होना चाहिए, और जो है वो पागल भी ना हो किसी तरह से, वो बैंकक्रप्ट भी नहीं होना चाहिए, यानी कि दिवालिया नहीं होना चाहिए। सो ऑल दीज काइंड्स ऑफ क्वालिफिकेशंस फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसके बाद ओथ एंड अफर्मेशन आता है आर्टिकल 60 के अकॉर्डिंग, ओथ और अफर्मेशन की जानकारी ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन आर्टिकल 60। तो ये था कुछ जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियाज पोस्ट। नाउ विल डिस्कस अबाउट द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। Now the next topic is the powers of the President of India. As we already have discussed that the President of India is the head of the state. और कॉन्स्टिट्यूशन में अगर इस प्रोविजन को देखेंगे पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट को, तो हमें ये लगेगा कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन आवर कंट्री, क्योंकि जो पावर्स है वो इतनी ज्यादा है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की
कि उनको देख के लगेगा कि ये सबसे पावरफुल पोस्ट है इंडिया में, लेकिन वो दूसरी बात है कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ऑलमोस्ट ऑल द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर यूज्ड बाय द कैबिनेट और द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। लेकिन चलिए बात करते हैं पावर्स की। पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ही इज द हेड ऑफ द स्टेट एंड ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री, ये तो आपको याद रखना ही रखना है। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल, जुडिशियल, डिप्लोमेटिक, मिलिट्री, इमरजेंसी पावर्स, अलग अलग से हम इनको डिस्कस करेंगे, ज्यादा नहीं, सिर्फ आपको मेन मेन 2-2, 3-3 पावर्स में आपको बताते चलूंगा। आपको क्या करना है, साथ साथ में आप नोट्स बनाते रहिए, अदरवाइज ध्यान से सुनते रहिए, क्योंकि सारी पावर्स को लिखेंगे तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा और इस वीडियो में पॉसिबल नहीं है सारी की सारी डिस्कस करना, लेकिन मेन मेन हम लेके चलेंगे। सबसे पहले एग्जीक्यूटिव पावर्स। एग्जीक्यूटिव पावर होता है इंप्लीमेंटेशन ऑफ द लॉज, राइट। तो जैसे हमने देखा कि एग्जीक्यूटिव कौन कौन होते हैं, तो एज एग्जीक्यूटिव इन द कंट्री प्रेसिडेंट हैज इनर्मस पावर्स। कौन कौन सी पावर्स होती हैं, सबसे बड़ी पावर तो ये है, ही अपॉइंट्स द पीएम, प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, एंड मिनिस्टर्स, राइट, मिनिस्टर्स ऑफ द कंट्री। इसके अलावा चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, एंड ही ऑल्सो अपॉइंट्स द हेड एंड chairman of all the commissions, SCs, STs, right, and women commission, right, OBC commission, सभी जो कमीशन होते हैं उनके हेड्स को भी प्राइम मिनिस्टर क्या करता है, अपॉइंट करता है। इसके अलावा ही अपॉइंट्स CAG, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इट मींस कैग ऑफ इंडिया, ये भी अपॉइंटमेंट की पावर किसके पास है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है। तो काफी सारी एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर को और मिनिस्टर्स हैं उनको भी अपॉइंट करता है, उनको शपथ दिलवाता है। इसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट को भी शपथ दिलवाता है। ये सारी एग्जीक्यूटिव पावर्स में आ गई। अब आते हैं लेजिस्लेटिव पावर्स। क्लियर। लेजिस्लेटिव पावर में आपको याद रखना है, सबसे पहली जो पावर है वो है पार्लियामेंट के सेशन को बुलाना, राइट, समनिंग द सेशन ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट। इसके बाद दूसरी जो बड़ी पावर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, वो है कि साल के पहले सेशन में सबसे पहले जो एड्रेसिंग का काम करता है वो प्रेसिडेंट ही करता है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एड्रेसेस द पार्लियामेंट सेशन इन द फर्स्ट सेशन ऑफ द ईयर। इसके अलावा 2 members आर अपॉइंटेड और नॉमिनेटेड फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन लोकसभा एंड 12 members इन राज्यसभा फ्रॉम वेरियस पर्सनैलिटीज। हालांकि 104th अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग इनको मतलब सस्टेन नहीं किया है, इनको अभी जो है कैंसिल कर दिया गया है, लेकिन फिर भी हम लेजिस्लेटिव पावर में अब तक ये पावर थी, प्रेसिडेंट के पास ही ये पावर थी, राइट। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बताने जा रहा हूं, दैट इज आर्टिकल 111। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 111 ओनली द बिल कैन बी साइंड बाय द प्रेसिडेंट टू बी अ लॉ। कानून बनने के लिए बिल के ऊपर प्रेसिडेंट के साइन होना जरूरी है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 111। अगर दोनों हाउसेज में कोई भी बिल पास हो जाता है तब तक वो कानून नहीं बनता है। वो कानून तब बनता है कि पास होने के बाद जब प्रेसिडेंट उसके ऊपर साइन कर देता है, राइट। प्रेसिडेंट के पास पावर है, उस पर साइन कर भी सकता है, अदरवाइज उसको रोक के भी रख सकता है 14 डेज तक, और इसके अलावा उसको वापस भी भेज सकता है रिकंसिडरेशन के लिए। तीनों पावर्स इसमें आती हैं आर्टिकल 111 में, आपको याद रखना है, एंड यू शुड नोट डाउन आल्सो। सो दीज वर लेजिस्लेटिव पावर्स, ठीक है। इसके बाद आते हैं फाइनेंशियल पावर। फाइनेंशियल पावर में भी आप नोट कर लो, सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पावर है मनी बिल, ठीक है। मनी बिल कैन बी प्रेजेंटेड इन लोकसभा ओनली आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर आपने राष्ट्रपति से रिकमेंडेशन नहीं लिया है तो मनी बिल को आप प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए सबसे जो है स्ट्रॉन्ग पावर है फाइनेंशियल। इसके अलावा फाइनेंशियल कमीशन इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन एवरी 5 years। तो ये भी इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल पावर है। इसके बाद जुडिशियल पावर्स में आते हैं। जुडिशियल पावर में है कि प्रेसिडेंट जो है वो किसी भी जिसको पनिशमेंट मिला है, कोई भी अपराधी है, उसकी सजा को माफ कर सकता है, उसकी सजा को कम कर सकता है, ठीक है। तो ये सारी पावर भी किसके पास है, ये प्रेसिडेंट के पास है, स्पेशल पावर है, और इसको हम डिस्क्रिशनरी पावर भी बोलते हैं। और दूसरी बात है जुडिशियल में, ही अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये भी इसके अंदर जुडिशियल पावर में आता है। तो ये भी
मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा और आपने नोट कर लिया होगा। इसके बाद चलते हैं डिप्लोमेटिक पावर्स। बहुत ही आसान है डिप्लोमेटिक पावर्स। डिप्लोमेटिक पावर का मतलब दूसरी कंट्रीज के साथ हमारे रिलेशन कैसे हैं। द मेन रिलेशंस ऑफ इंडिया विद एनी कंट्री आर ऑन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मेजर ट्रीटीज, मेजर एग्रीमेंट्स आर साइंड ऑन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी कि राष्ट्रपति के नाम पे ही हम दूसरी कंट्रीज के साथ रिलेशंस बनाते हैं। संधि या एग्रीमेंट या युद्ध या किसी भी तरह की अगर हमारे रिलेशन बनता है तो वो राष्ट्रपति के नाम पे ही बनता है। तो ये डिप्लोमेटिक पावर्स होगी। इसके बाद मिलिट्री पावर्स। प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल द फोर्सेस, नेवी, एयरफोर्स और आर्मी। ये सभी टाइप की जो फोर्सेज हैं उनका सुप्रीम कमांडर कौन होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है। और अभी सीडीएस का जो फॉर्मेशन हुआ है उसका हेड भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होता है, राइट, सॉरी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसके बाद आते हैं इमरजेंसी पावर्स, मोस्ट इंपोर्टेंट पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो इमरजेंसी पावर्स होती है मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी इमरजेंसी पावर्स हैं फटाफट। 3 आर्टिकल्स आपको याद रखनी है इमरजेंसी पावर्स के बारे में। आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 एंड आर्टिकल 360, ये 3 इमरजेंसी पावर्स हैं। इट इज कॉल्ड नेशनल इमरजेंसी। According to Article 352, the President of India can impose or implement the national emergency in the country after the written advice of Cabinet and Prime Minister of country. In case of external invasion, यानी कि दूसरी कंट्री अगर हमारे ऊपर आक्रमण कर दे या इंटरनल जो आर्म्ड रिवोल्यूशन हो जाए, ठीक है, सशस्त्र विद्रोह जिसको बोलते हैं, अगर ऐसी कंडीशन में जब आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन हो जाए तो उस केस में प्रेसिडेंट जो है आर्टिकल 352 का यूज करता है और ये नेशनल इमरजेंसी हम इसको कहते हैं, पूरी कंट्री में लगती है। ठीक है, ऐसे आज तक जो है 3 बार ऐसा हुआ है ये इमरजेंसी 3 बार लगी है आज तक। इसके बाद चलते हैं 356 जो है वो स्टेट में लगती है। दिस इज कॉल्ड स्टेट इमरजेंसी। और इमरजेंसी इन द स्टेट्स ड्यू टू द फेलर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट। किसी भी स्टेट में ऐसा लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट को या प्रेसिडेंट को कि इस स्टेट में जो गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर पा रही है, तो उस केस में क्या होता है, आर्टिकल 356 का यूज प्रेसिडेंट करता है। इसके बाद 360 में आते हैं। 360 जो है इसको फाइनेंशियल इमरजेंसी कहते हैं। फाइनेंशियल इमरजेंसी जब कंट्री की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो इतनी पुअर हो जाए और इतना बड़ा क्राइसिस आ जाए तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट सारी पावर्स अपने हाथ में लेना चाहती है, फाइनेंशियल पावर, और प्रेसिडेंट उस केस में क्या करता है, 360 का यूज करता है और फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा देता है। हालांकि इंडिया में आज तक एक बार भी आर्टिकल 360 का यूज नहीं हुआ है, लेकिन ये सारी पावर्स आपको लग रही है प्रेसिडेंट की पावर्स हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि दीज पावर्स आर नॉट यूज्ड डायरेक्टली बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि इनडायरेक्टली ये यूज करता है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट जो वो रिटर्न एडवाइस देते हैं तो ये आर्टिकल लगते हैं, इमरजेंसी पावर्स का यूज किया जाता है, राइट। सो इन दिस वे वी हैव डिस्कस्ड द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मेन पावर हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली हैं। स्पेशली अगर एक अकेला वीडियो अगर हम बनाएं पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पे तो हम उसमें सारी कवर कर सकते हैं। मेन आपको मैंने बता दी है, इनको आपने याद रखना है और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये काफी है अगर आप इतना लिखते हैं तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स वी हैव डिस्कस्ड अबाउट ऑल द टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर। वन मोर टॉपिक इज लेफ्ट, दैट इज जुडिशियरी। अबाउट दैट टॉपिक विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक आप इसको रिवाइज कीजिए, राइट। थैंक यू, हैव अ नाइस